रहेगी बीपीसीएस 187 मानव संसाधन का प्रबंधन। और आज हम लोग जून 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार से आता है। और जैसे आप सबको पता होगा, आपका जो सब्जेक्ट कोड है बीपीसीएस 187 मानव संसाधन का प्रबंधन यानी ह्यूमन राइट्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये लगभग 50 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा भाई? ये 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से 18 नंबर आपके लिए क्या रहेगा? पासिंग रहने वाला है। और एग्जाम की जो टाइमिंग रहेगी वो मात्र 2 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का पेपर है? 2 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखो, नोट्स पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स पढ़ने से पता चलेगा कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन करने, कितने क्वेश्चन नहीं करने। देखो पहला क्या लिखा, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चन यानी 8 क्वेश्चन आता है। 8 में से हम लोगों को कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करना रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या देखेगा, प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हर एक पार्ट में से क्या करना, कम से कम 2 क्वेश्चन लिखने। एक एक भाग में से 3 क्वेश्चन, एक भाग में से 2 क्वेश्चन, ऐसे लिखना होता है, क्योंकि 4-4 क्वेश्चन का एक-एक भाग है। ठीक है, और सभी जो क्वेश्चन है वो 10-10 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के हैं? 10 नंबर का क्वेश्चन है। और 10 नंबर के क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 से ढाई पेज लिखना पड़ेगा। 3 पेज से ज्यादा कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि मात्र 2 घंटे का पेपर है और क्वेश्चन हमको 5 लिखना है। और समय भी बड़ा जल्दी निकल जाता है, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि समय कितना तेजी से निकलता है, क्योंकि भाई 2 घंटे बहुत ज्यादा होते नहीं है, और मात्र 10 नंबर का क्वेश्चन है। और 10 नंबर के 5 क्वेश्चन करने हैं, 10 पचे 50, इस हिसाब से आता है। और देखो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी स्पीड कम है, तो मात्र भैया 2 पन्ने लिख देना। जैसे एक पेज नहीं होता, उसका आगे और पीछे इतना लिख देना। ठीक है, अगर मान लिया ढाई पेज लिख देना, इससे ज्यादा ढाई 3 से ज्यादा कोई पेज लिखिएगा मत। ठीक है, अब चलिएगा देख लेते हैं हम इसमें जो क्वेश्चंस हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर करेंगे। क्या देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। यानी मानव संसाधन का प्रबंधन क्या होता है, इसकी हमको परिभाषा बतानी है। दूसरा क्या बताना है, मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यों की चर्चा कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा है, मानव संसाधन की परिभाषा लिखो, और मानव संसाधन प्रबंधन के कौन कौन से काम हैं, इन इसके कार्यों को बताना है। ये हमारा क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे लिखना है, चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन देखो पहले चैप्टर से ही पूछता है। ठीक, अगर किसी क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है, जैसे एग्जाम में अगर आप पेपर लिखोगे तो पेपर में सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, जैसे हम लोगों को पहला क्वेश्चन लिखना है, तो पहला क्वेश्चन क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट, पेज के बॉटम पर लिख सकते हो, क्योंकि पेज के बिल्कुल पेज पर लिखा जाता है। या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी डाल सकते हो, या आंसर नंबर फर्स्ट। देखो, जो लाइन खींचने थे इस साइड मत लिखना, बिल्कुल पन्ने के बीच पे लिखो। जैसे पेज नहीं होता, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, ये हमारी आंसर सीट है। ठीक है, ये हमारी आंसर सीट है। ठीक है, मान लीजिए ये आंसर सीट है। ठीक है, यहाँ पर लाइन खींची हो रही थी, और ऐसे ऐसे लाइन है। ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ बिल्कुल बॉटम पर लिखो, यानी बीच में लिखो, आंसर नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें पहला आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आंसर लिख दो, आंसर फर्स्ट यहाँ पे लिख दो। सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखनी है, भूमिका लिखना है। क्या लिखना है जी, भूमिका, यानी इंट्रोडक्शन लिखते हैं, सबसे पहले ही लिखेंगे। और उसमें क्या लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक संगठन में मानव संसाधन के उद्देश्यों के क्रियाकलापों, देखो कि कोई भी संगठन है, जैसे कोई कंपनी है, कोई संगठन है, कोई ग्रुप है, उसमें जो मानव है यानी जो आदमी है, उन उसको एक प्रकार से संसाधन के रूप में देखा जाता है। और उन लोगों का, उनका मैनेजमेंट कैसे करें, उनका प्रबंधन कैसे करें, ताकि हर हर मानव का बेहतर तरीके से हम क्या कर सकें, यूज कर सकें। देखो, मानव संसाधन का जो प्रबंधन है, संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मानव संसाधन प्रबंधन। देखो, कोई भी संगठन हो भैया, कोई भी संगठन हो, कोई भी कंपनी हो, चाहे सरकारी संगठन हो, चाहे गैर सरकारी संगठन हो, यानी हर एक संगठन के जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको पाने के लिए मानव संसाधन का प्रबंधन करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, किसी भी संस्थान को अगर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो उसमें जो मानव संसाधन है उसका प्रबंधन होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मानव संसाधन का प्रबंधन करके हम जो संगठन है, जो कंपनी है, सरकारी चाहे गैर सरकारी है, उसके उद्देश्यों को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। इतना क्या लिख देना, इतना लिख देना भैया भूमिका में। अब हम लोग बात करते हैं इसमें मानव क्या है। मानव जैसे अलग अलग पार्ट बढ़ते हैं, मानव क्या होता है, देखो हेडिंग में ब्लैक पेन से लिख देना, मानव क्या है। देखो, किसी संगठन तंत्र के
जो कर्मी होते हैं यानी किसी संगठन में भैया, किसी कंपनी में जो आदमी होता है, जो लोग काम करते हैं, ठीक है? उसमें जो वर्कर होते हैं, वो होते हैं मानव। संसाधन क्या है? संसाधन एक प्रकार की क्या होता है दुर्लभ संपदा जो होती है, उसको बोलते हैं। यानी मानव को हम लोग एक प्रकार का संसाधन समझ रहे हैं। जैसे पेड़-पौधे, पत्ती और जैसे हमारे संसाधन जैसे आज मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, सब चीज़ों का जो हम प्रयोग करते हैं संसाधन। यानी मानव को हम एक संसाधन के रूप में देख रहे हैं। तो मानव हो गया संसाधन क्या है? दुर्लभ या सीमित परिणाम में, ठीक है? सुलभ परिसंपदा, वित्त आदि की ही भांति व्यक्ति है। यानी आदमी को ही हम मानव को हम लोग को एक संसाधन प्रबंधन क्या है? प्रबंधन का मतलब यानी उनको मैनेज करना ताकि देखो देखो जैसे मान लो भैया मेरे कि किसी कंपनी में तुमने 10 आदमी भर्ती कर लिए, तो 10 को अलग-अलग काम बताना पड़ेगा ना। भाई जैसे मान लो एक जूता की कंपनी है, तो जूता की कंपनी में क्या करो? कोई मैनेजर होगा, कोई सीनियर मैनेजर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई छोटा इंजीनियर होगा, कोई भैया जूता बनाता होगा, कोई जूता पर कोई काम करता होगा। तो क्या है? यानी कई सारे लोगों को ना अलग-अलग काम सौंपना पड़ेगा ना, जैसे कोई सरकारी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, रेलवे है, जितना डिपार्टमेंट है सब समझ लो। यानी सबको किसको क्या काम करना वो बताना। यही तो प्रबंधन है, यही तो मैनेजमेंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मानव संसाधन का प्रबंधन। अब हम लोग बात करें कि मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्या हैं? अब इसमें आ जाते हैं। देखो रहा, मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य। ब्लैक पेन से एक हेडिंग बनाना और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बीच पे लिखना, बिल्कुल बीच में लिखो। लिखना क्या लिखोगे? मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य, लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पहली हेडिंग लिखो, मानव संसाधन प्रबंधन का पहला काम क्या है? भैया पहला काम है मानव संसाधन नियोजन यानी योजना बनाना। यानी मानव संसाधन प्रबंधन पहला काम होता है योजना बनाना। भैया जो संगठन है, जो कंपनी है, उसकी योजना बनाई जाएगी। योजना बनाने प्लानिंग करना काम है। प्लान किया जाता है मानव संसाधन। भैया किसको क्या काम? यानी संगठन के उद्देश्य क्या हैं और संगठन के लक्ष्य क्या हैं? उनको प्राप्त करने के लिए योजना बनाई जाती है। दूसरा हेडिंग बनाओ, कार्य विश्लेषण। अरे भैया जिन लोगों को तुमने भर्ती किया है, वो आदमी अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, कहीं टाइम तो नहीं पास कर रहा है। यानी उनके काम का विश्लेषण करना है, यानी उनके काम को एक प्रकार से और्जा करना, देखना कि वो लोग सही से यानी कार्य विश्लेषण। दूसरा काम क्या मानव संसाधन प्रबंधन का? कार्य विश्लेषण करना। मान लो तुमने 2 मैनेजर रखे हैं, 2 इंजीनियर रखे हैं और 2 कारीगर रखे हैं। भैया हर आदमी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक तो करना पड़ेगा। कहीं कोई आधे घंटा का लंच 2 घंटा कर रहा है, ठीक है? तुमने बताया कि तुमको 9 बजे आना, कोई 10 बजे पहुँच रहा है, यानी कार्य का विश्लेषण करना। तुमने बताया कि एक दिन में भैया 100 जूते बनेंगे और मान लो कि वो 50 जूता बन पा रहा है, टाइम पास कर लो। तो कार्य का विश्लेषण करना दूसरा काम क्या मानव संसाधन प्रबंधन का दूसरा काम है, कार्य विश्लेषण करना कि लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है? तीसरा क्या है? भर्ती करना। अरे भैया अपने कंपनी में लोगों की भर्ती करना, किसको लेना, इंटरव्यू लेना, भर्ती करना, ठीक है? उनको एक प्रकार से प्रशिक्षण देना भी होता है। जैसे मान लो तुमने कंपनी में 10 आदमी भर्ती कर लिए, तो उनको ट्रेनिंग कौन देगा? अरे यही जो एचआर होते हैं, एचआर ही तो देता है। अरे मानव संसाधन प्रबंधन कंपनियों में जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वही है भाई मेरे, ठीक है? वही एचआर डिपार्टमेंट पर पूरी किताब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो जो एचआर है तो भर्ती करता है, एचआर डिपार्टमेंट जो होता है, वही तो कंपनी में लोगों को भर्ती करता है। भैया कितनी सैलरी होगी, तुम्हारा कितने बजे आना होगा और जो तुम्हारा सब चिट्ठी-उट्ठी वही तो देता है कि जॉइनिंग लेटर-फेटर सब वही देता है। तो मानव संसाधन का अगला काम क्या है? लोगों की भर्ती करना, यानी सिलेक्शन करना, ठीक है? और इंटरव्यू लेना, चाहे रिटर्न में ले ले, चाहे बुलवा के पूछ के ले ले, कैसे भी ले ले, ठीक है? इंटरव्यू में 10 आदमी बैठे, 1 आदमी बैठे, 2 आदमी बैठे, इंटरव्यू लेना। अगला क्या है? प्रेरणा और अनुस्थापन, यानी संगठन में जो नए-नए लोग भर्ती हुए हैं, उनके लिए उनको जानकारी देना, ठीक है? एक क्या यही तो वो लोग करते हैं भैया जानकारी देना किसको क्या काम है, किसको क्या काम देना है, ठीक है? अगर लगता है कि भैया हमारा कर्मचारी अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको दोबारा ट्रेनिंग देते हैं, रीट्रेनिंग बोलते हैं। अगला क्या प्रशिक्षण देना, भाई मानव संसाधन का जो प्रबंधन उसके लोग क्या करते हैं ट्रेनिंग देना तो काम है। जैसे नए नए आदमी को तुमने भर्ती कर लिया है, भैया उसको सिखाना पड़ेगा ना कि हमारे यहाँ पर कैसे काम होता है। अरे तुम्हारी कंपनी में जूता बनता है, तुम्हारी कंपनी में प्लेन बनता है, तुम्हारी कंपनी में निरमा बनता है, साबुन बनता है, अरे कुछ भी बनता है, XYZ कुछ भी बन रहा है, तो लोगों को बताना पड़ेगा ना, प्रशिक्षण देना पड़ेगा ना, ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, 10 दिन की, 12 दिन की। यार तुम किसी कंपनी में चले जाओ, अरे तुम चाहे टीचर बन जाओ, किसी संगठन चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, हर जगह पर ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को।
दी जाती है ना। तो जो एचआर डिपार्टमेंट है, जो मानव संसाधन प्रबंधन है, उसका काम है लोगों को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। वही तो ट्रेनिंग देगा, और कौन ट्रेनिंग देगा? उसका काम ही यही है, ट्रेनिंग देने का। अगला निस्तापन मूल्यांकन, यानी लोगों ने भैया काम अच्छे से किया है, इसका मूल्यांकन करना। अरे जैसे सैलरी-वैलरी बढ़ाना होता है तो देखना पड़ता है ना कि कौन अच्छा काम करता है, कौन काम चोरी कर रहा है ना। जो काम चोरी कर रहा है उसका सैलरी कर कम कर दो, उसका डिमोशन कर दो, और जो आदमी बढ़िया काम कर रहा है उसका प्रमोशन कर दो। यानी निस्तापन मूल्यांकन, यानी लोगों का देखो कि भैया किसको प्रमोशन देना है और किसको कंपनी से निकाल के फेंकना है। देखना पड़ेगा ना, कोई कामचोर आदमी तुमने भर्ती कर लिया, काम ही नहीं कर रहा है, भई उसको निकालना पड़ेगा ना। यानी हर आदमी के काम को देखना, कौन बढ़िया काम कर रहा है। अगर कहीं पता चला कोई आदमी सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो दोबारा ट्रेनिंग देना पड़ेगा। निस्तापन मूल्यांकन का मतलब है मानव संसाधन विभाग द्वारा नियमित रूप से जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, उनके कामों की समीक्षा की जाती है। उसमें जैसे जैसे 10 नंबर में से देता है, तुमको 2 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर ऐसे मिलता है। जब सैलरी बढ़नी होती है उस समय भी किसी को गुड गुड मिलेगा, किसी को वेरी गुड मिलेगा, किसी को एक्सीलेंट मिलेगा। जैसे तुमको गुड मिला तो तुम्हारी भैया 5% सैलरी बढ़ा दी। तुमको वेरी गुड मिला तो तुम्हारी 10% सैलरी बढ़ गई। ठीक है? और तुमको एक्सीलेंट मिल गया तो तुम्हारी 15% सैलरी बढ़ जाएगी। ये क्या था, काम को चेक करके देखना कि भैया कौन बढ़िया काम कर रहा है, कौन बढ़िया काम नहीं कर रहा है। श्रम श्रम संबंध क्या है? यानी भैया किसको क्या काम देना है। अरे श्रम संबंध कर लें, जो जो तुमने लोगों को भर्ती किया है, उनकी वेतन, उनकी सैलरी, उनकी शिकायतें सब सुनना पड़ेगा ना। कहीं कहीं लड़ाई-वड़ाई कर लिया, किसी ने झगड़ा कर लिया, उनकी सैलरी-वैलरी के यानी उनके लाभों को लेकर के भी आपको काम करना पड़ेगा। ये एचआर डिपार्टमेंट सब करता है जी। ठीक है, अगला क्या करता है? क्षतिपूर्ति। अरे भैया कोई बीमार हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया कंपनी में काम करते हुए, कोई चोट खा गया है, भैया उसका बीमा-उमा भी करवाना पड़ेगा, उसको पैसा-वैसा देना पड़ेगा, ठीक है? ये सब देना पड़ता है। रिकॉर्ड रखना ये भी काम है। एचआर डिपार्टमेंट यानी मानव संसाधन जो प्रबंधन है, वह रिकॉर्ड भी रखता है कि भैया किसकी भर्ती की है, कहाँ का आदमी है, पूरा उसका डाटा रखना पड़ता है। रिकॉर्ड रखना किसका काम है? कंपनी का पूरा, कितने लोग आए, किसकी कितनी सैलरी है, वेतन-फेतन सब यही आदमी देता है। एचआर डिपार्टमेंट जो होता है मानव संसाधन प्रबंधन है, यही लोग सबको सैलरी भी बाँटते हैं और किसकी कितनी सैलरी है भी यही फिक्स करते हैं, ठीक है? यानी रिकॉर्ड रखना किसका काम है? मानव संसाधन प्रबंधन का काम है कि कंपनी चाहे सरकारी हो, चाहे भैया प्राइवेट हो, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कितने आदमी तुम्हारे यहाँ पर काम करते हैं, कितने आदमी छोड़ कर के चले गए, ठीक है? कितने लोगों ने 10 दिन पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है? ये सारा काम किसका है? मानव संसाधन प्रबंधन का काम है कि ये सारी चीज़ों को रखता है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है एग्जाम में देखो। संगठन में यौन उत्पीड़न का वर्णन कीजिए। यौन उत्पीड़न को रोकने के उपाय। देखो भैया, ये क्वेश्चन की अगर बात करूँ ना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखो। क्या होता है कि जैसे चाहे संगठन हमारा प्राइवेट हो, चाहे भैया तुम प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, चाहे सरकारी कंपनी में काम करते हो, तो कंपनियों में चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट है, वहाँ पर महिलाएँ भी काम करती हैं। कौन काम करता है भैया? महिलाएँ भी काम करती हैं और वहाँ पर महिलाओं के साथ क्या होता है, यौन हिंसा होती है। जैसे अगर तुम देखोगे, जैसे सीनियर आदमी होता है, बोलता है कि तेरा प्रमोशन कर दूँगा, रिलेशन बना ले, संबंध बना ले, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी संगठन में काम करोगे, तो यह बड़ी समस्या थी कि वहाँ पर यानी एक प्रकार से यौन शोषण, इसलिए वहाँ पर तुमने देखा होगा कि एक प्रकार से वो लोग सेल भी बनाए रहते हैं। हैरेसमेंट हैरेसमेंट को लेकर के उनके 4-5 आदमी कंपनी में रहता है कि लड़की जाकर के शिकायत कर देगी, फलाना हमको बोल रहा है कि देखो, यौन उत्पीड़न कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि कंपनी में जैसे कोई लड़की काम करती है, जैसे भालियो भइयो उसको गाली देना, ठीक है? गलत जगह पर छूना, ठीक है? या एक प्रकार से अश्लील फ़ोटो दिखाना, अश्लील बातें करना, ठीक है? गलत तरीके से टच करना, ठीक है? टीका-टिप्पणी करना, ठीक है? ये सारी चीज़ें यौन उत्पीड़न में आती हैं। यौन उत्पीड़न का मतलब यही नहीं कि जाकर के सीधा सेक्स रिलेशन बना देना, सेक्स संबंध बना लेना, ये यौन उत्पीड़न में यही नहीं आता, बल्कि गलत यानी टकटकी नज़र रखा के देख रहा है, ठीक है? या मान लीजिए कि यानी वहाँ पर जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कि कोई लड़की काम कर रही है, तो वहाँ पर कोई आदमी जाकर के ऐसे चुटकुले सुना रहा है, ऐसे गंदे-गंदे सुना रहा है, आँख मारना, ठीक है? गलत जगह पर टच करना, छूना, ठीक है? या कोई लोभ का प्रबंधन है कि मेरे साथ रिलेशन बना ले, संबंध बना ले, तो मैं तेरे को ये मिल जाएगा, तेरा प्रमोशन हो जाएगा, तेरी सैलरी बढ़ जाएगी, जैसे मैनेजर करते रहते हैं कंपनी में ऐसा होता रहता है। तो बड़ी नॉर्मल सी बात है वहाँ, ठीक है? संगठन में भैया महिलाओं के साथ
यौन उत्पीड़न ना हो, यही तो उत्पीड़न है। अरे वीडियो दिखा देना, फोटो दिखा देना, गाली बक देना, ठीक है? गलत जगह पर छू देना, गलत इशारे करना, ये सब यौन उत्पीड़न की कैटेगरी में आता है, ठीक है? और इसको रोकने के कौन-कौन से उपाय हैं? भैया इसको रोकने के लिए सबसे पहला उपाय यही है कि भैया कंपनी में माहौल ऐसा बनाओ कोई किसी को परेशान मत करे, पहली बात तो रही। अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसको बाकायदा समझाइए, समझाने पर भी नहीं मान रहा है तो उसको पुलिस में शिकायत कीजिए, ठीक है? क्योंकि वो यौन उत्पीड़न को लेकर के हमारे देश में कई सारे कानून बने हुए हैं, ठीक है? यानी क्या है कि भैया जो कंपनी है, सबसे पहले कंपनी अपने लेवल पर काम करती है, इसलिए कोई भी कंपनी होती है, सभी चाहे प्राइवेट कंपनी है, चाहे सरकारी कंपनी है, सभी में एक प्रकार से 4-5 आदमी जो सीनियर लोग होते हैं, उनका एक हैरेसमेंट सेल होता है, हर कंपनी में होता है। चाहे आप इंडियन कंपनी हो, चाहे सरकारी सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह पर एक हैरेसमेंट सेल है। वहाँ पर महिलाएँ जाकर के शिकायत कर सकती कि फलाने हमको ऐसा कह रहे थे या वो एक प्रकार से बोले प्रमोशन दे देंगे, रिलेशन बना लो, या कोई आँख मार रहा था, या कोई गलत तरीके से छू रहा था, या कोई अश्लील वीडियो दिखा रहा था। इस प्रकार की जाकर के महिलाएँ वहाँ पर शिकायत करती हैं। यानी हर एक संगठन में क्या होता है, एक यौन उत्पीड़न सेल बनी होती है शिकायत करने के लिए, और वह जो सेल होगी वो सुनेगी, 4-5 लोगों की एक टीम होती है, वह सुनती है। अगर उसको लगता है तो फिर वह उचित कार्रवाई करेगी, ठीक है? अपने लेवल पर करेगी। अगर उसको लगेगा कि भैया कि यौन उत्पीड़न जो हिंसा है बहुत खतरनाक है, तो बाकायदा कंपनी ही क्या करेगी, अपने लेवल पर पुलिस में शिकायत करेगी और बाकायदा उसकी कंप्लेन रजिस्टर होती है और एफआईआर होता है, ठीक है? तो ये वही क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भैया किसी संगठन में यौन उत्पीड़न कैसे होता है? तो मैंने बता दिया यही सब इसी टाइप का होता, तुम लोग समझ भी गए होगे, ठीक है? तुम सब तो जानते हो ये सब नॉर्मल सी चीज़ है। भैया कंपनी-संपनी में तो होता ही रहता है, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पर लड़कियाँ काम करती है, तो कितना परेशान करते हैं लोग ना, तो करते हैं ना। देखो इसीलिए खास तौर से सब्जेक्ट में अगर हम लोग बात में जब यौन उत्पीड़न वाला टॉपिक चलता है, उसमें इस बात की बाकायदा किसी कंपनी के जवाबदेही ज़िम्मेदारी है कि भाई महिलाओं के लिए वहाँ पर वॉशरूम की व्यवस्था हो, या महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक उचित माहौल वहाँ पर बने, ताकि कोई उनको परेशान ना करे। क्या? कोई उनके परेशान ना करे। अगर उनको लगता कंपनी यानी सेक्टर यानी संगठन को लगता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की को परेशान कर रहा है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, ठीक है? इस प्रकार की चीज़ें, नहीं तो बाद में मामला या स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाती है, ठीक है? तो दूसरे क्वेश्चन को भी आप इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? कार्य विश्लेषण जानकारी एकत्र करने की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, और आज जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं, इसलिए जितने मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ कर के जाना क्या है, ज़रूरी है। भैया कार्य विश्लेषण जानकारी एकत्र करने की कौन-कौन सी विधियाँ हैं? तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमारा जो है कार्य विश्लेषण देखो, कार्य विश्लेषण की जानकारी एकत्र करने की कौन-कौन सी विधियाँ हैं? देखो कार्य विश्लेषण को एकत्र करने की विधियों का सर्वांगीण संपूर्णता व्यवस्था, सटीक और स्तरों में अंतर पाया जाता है, ठीक है? कार्य विश्लेषण की जानकारी हम किन-किन आधार पर एकत्र कर सकते हैं? पहला क्या है? साक्षात्कार के ज़रिए भैया, कि कोई भी आदमी कैसा काम कर रहा है, इसका हम लोग इंटरव्यू ले सकते हैं साक्षात्कार के ज़रिए, ठीक है? कि भाई किसी भी व्यक्ति का अगर आप कार्य विश्लेषण करेंगे, भैया वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, उससे पूछताछ करके साक्षात लेकर के। दूसरा क्या है सर्वेक्षण करके, यानी उसको काम को देख लो, सर्वेक्षण करके, सर्वे करके हम कार्य विश्लेषण कर सकते हैं। किसी भी काम को कार्य विश्लेषण के हमें क्या करना, सर्वे करना पड़ेगा लोगों से। तीसरा क्या अवलोकन करके, यानी वो व्यक्ति काम उसके व्यक्ति को जब वो काम कर रहा है उस समय देख करके अनुमान लगा सकते हैं अवलोकन करके। तीसरा क्या कार्य डायरी, भैया कोई व्यक्ति अगर काम करता तो एक अपनी डायरी में लिखता है, उसने पहले घंटे में कितना काम किया है, दूसरे घंटे में कितना काम किया है, तीसरे घंटे में कितना काम किया है, क्योंकि कोई भी जो संगठन जो कोई कंपनी होती है, वहाँ पर पहले घंटे में कितना काम हुआ, दूसरे घंटे में कितना काम हुआ, तीसरे घंटे में कितना काम हुआ है, ये चीज़ें बाकायदा वहाँ पर लिखी जाती हैं। यानी कार्य डायरी के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कार्य विश्लेषण कर सकते हैं। तीसरा क्या भागीदारी के ज़रिए, यानी कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के काम में जो भागीदारी है, उस भागीदारी के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्य विश्लेषण और जानकारी प्राप्त करके कोई किसी भी काम की अगर आप जानकारी प्राप्त करोगे तो उससे भी पता चला किसी भी व्यक्ति के कार्य काम का विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे संगठन को, जैसे भैया कोई कंपनी सरकारी हो या कोई कंपनी प्राइवेट हो, यानी हमारा संगठन चाहे प्राइवेट है सरकारी है, तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, जो
श्रमिक हैं, वो लोग उनके कामों में क्या अच्छा है, क्या गलती है, क्या खराबी है, उनको काम बताना भी तो पड़ेगा भई कोई गलत काम कर रहा, कोई सही काम कर रहा है, तो उसकी कार्य विश्लेषण कैसे किया जाए? तो कार्य विश्लेषण करने के लिए सबसे पहला जो तरीका है, अवलोकन कीजिए। इस विधि में कर्मियों को देखते हैं और फिर कर्मचारी का रिपोर्ट में वीडियो रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अवलोकन एक प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसके काम करने का एक वीडियो बना लो और वीडियो को बाद में जो कंपनी के बड़े-बड़े लोग होते हैं, संगठन के लोग होते हैं, वो देखते हैं कि भैया उसका अवलोकन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, भैया आदमी सही काम कर रहा है, आदमी सही काम नहीं कर रहा। अवलोकन के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्य विश्लेषण कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, अवलोकन का एक तरीका है, अनुमान लगाना। जैसे मान लो कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो काम करते समय उसका वीडियो बना लेते हैं, ठीक है? और बाद में उस वीडियो को बाकायदा कंपनी के सभी लोग बैठेंगे और वहाँ पर अनुमान लगाए कि भैया काम अच्छा आदमी अच्छा काम कर रहा कि नहीं कर रहा, ये काम करते हैं। दूसरा क्या है, अगर आप देखेंगे, दूसरा क्या होता है, साक्षात्कार। जैसे भैया हमारी कंपनी में कोई व्यक्ति काम करता है, हमारी कंपनी, हमारे संगठन में कोई आदमी काम करता है, तो उस आदमी का बुला करके लोग सवाल पूछते, सवाल-जवाब करते हैं, यानी इंटरव्यू लेकर के, साक्षात्कार करके। भैया जैसे किसी कंपनी में तुम रेलवे में काम करते हो, फिर तुम पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में काम करते हो, तुम सरकारी कंपनी में काम करते हो, तुम प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ पर जो बड़ा-बड़ा आदमी होंगे, लोग होंगे, बड़े-बड़े मैनेजर-फैनेजर टाइप के लोग होंगे, वो लोग तुमको बुलाएगा और पूछेगा, तुमसे सवाल-जवाब करेगा। तभी तो जान पाएगा तुम्हारा तुम्हारा काम सही कि नहीं, तुम काम के बारे में जानते होगे, तो उसको लगेगा भैया इस आदमी को तो काम आता है। यानी साक्षात्कार लेकर के भी हम लोग कर सकते हैं, किसी का कार्य विश्लेषण किया जा सकता है, काम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आदमी सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, ठीक है? और तीसरा सर्वेक्षण के ज़रिए, सर्वेक्षण मतलब होता कि उस सर्वे करके भैया किसको कितनी जानकारी है अपने काम के प्रति। जैसे सवाल-जवाब, जैसे एक होता नहीं, सर्वेक्षण एक प्रकार सर्वे टाइप का एक बना देगा। सवाल-जवाब, क्वेश्चन आंसर उसमें रहेंगे और कोई व्यक्ति अगर सभी सवालों के जवाब सही दे दिया, तो मतलब उसको काम ज़्यादा आता है। किसी ने कम दे पाए, तो उसको कम काम आता है। किसी ने बिल्कुल नहीं दिए, तो उसको बिल्कुल कम नहीं। यानी सर्वेक्षण का भी एक तरीका, सर्वे करके, सर्वे नहीं होता है, लोगों से सर्वे करवाओ, सर्वे करते हैं और सर्वे करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से जैसे कागज़ पर पेन और पेंसिल, यानी कागज़ पर कुछ सवाल लिखे होते हैं। फिर उन सवालों के ज़रिए वो लोग उनका जवाब देंगे और उस जवाब से अनुमान लगाया जाता है कि उन लोगों को काम अच्छे से आता है या नहीं आता। यानी सर्वेक्षण करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्य विश्लेषण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सर्वेक्षण के ज़रिए। किसके ज़रिए जी? सर्वेक्षण के ज़रिए कार्य विश्लेषण किया जा सकता है, ठीक है? अगला तरीका क्या है? कार्य डायरी। देखो कंपनी में, चाहे कंपनी सरकारी चाहे प्राइवेट हो, हर जो कर्मचारी होता है उसकी एक डायरी होती है। तो उसकी डायरी चेक कर लो, भैया अगर वो सही से काम करता होगा तो अपनी डायरी में सारी चीज़ों को लिखेगा। ठीक है? उस वो क्योंकि डायरी में कर्मचारी क्या करता है, हर घंटे में उसने कितना काम किया है। यानी कर्मचारी की जो कार्य डायरी है, कार्य डायरी यानी काम करने की उसने जो डायरी है, भैया काम कर रहा कि नहीं कर रहा, उसमें पूरा डाटा लिखता है। तो कार्य डायरी को चेक करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्य विश्लेषण कर सकते हैं। यानी उसके जो काम कर रहा है, उसकी एक डायरी होती है और डायरी में हर घंटे का काम लिखना होता है। अगर उसने भैया हर घंटे का काम रोज़ लिख रहा है, इसका मतलब काम अच्छा कर रहा है। अगर मान लो बीच में कभी लिखता, कभी नहीं लिखता, कभी छोड़ देता है, ठीक है? और पूछने पर कहने नहीं मैं तो लिखता हूँ, भूल गया हूँ। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि भई वो काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कार्य डायरी को भी हम लोग चेक करके कार्य विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है? भागीदारी, यानी कर्मचारी जो है वह किसी काम में उसकी कितनी भागीदारी है, वो अपने काम को कितनी बारीकी से जानता है या कंपनी में अगर कोई फंक्शन होता है, कोई या उस काम के बारे में अगर बातचीत होती है, तो उस काम में वो कितना भाग ले रहा है। यानी भागीदारी के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित किया जा सकता है कि कर्मचारी को कितना काम आता है, भागीदारी सुनिश्चित करके, ठीक है? अगला देखो, वर्तमान आंकड़ा, यानी जो आंकड़े हैं, डाटा है, ठीक है? कर्मचारियों के जो डाटा है, भैया किसने कितना काम किया, किसने कितना में, इस आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्य विश्लेषण किया जा सकता है। किसी भी कर्मचारी का कार्य विश्लेषण की क्या है, एक तरीके हैं, ठीक है? और एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि 10 नंबर में आएगा और इसको बाकायदा हेडिंग बनाना है और हेडिंग बना करके अच्छे से आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। ये सारी हेडिंग है और ये यहाँ पर जो आपका डायग्राम बना है, ये पूरा जो डायग्राम है पूरा यहाँ पर बना ना, कार्य सूचना के बाद वर्तमान जानकारी, साक्षात्कार, भागीदारी, सर्वेक्षण, कार्यदारी अवलोकन। ये इस प्रकार से डायग्राम पेपर में भी बना लेना, क्योंकि इस प्रकार से डायग्राम बनाने से एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं, ठीक है? और 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 ढाई
ढाई पेज ही लिखना है, 3 से ज़्यादा पेज कोई नहीं लिखेगा, ठीक है? चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, चयन की तकनीकी कौन है? यानी जो चयन करते हैं उसमें कौन-कौन सी तकनीक है? देखो, जो भी संगठन होता है, ठीक है? जो मानव संसाधन प्रबंधन है, वहाँ पर जो सिलेक्शन किया जाता है, भई कंपनी में चाहे कंपनी सरकारी हो, चाहे संगठन सरकारी, चाहे प्राइवेट हो है, उसमें लोगों का जो चयन होता है, जो सिलेक्शन होता है, जो भर्ती की जाती है, उसमें कौन-कौन सी तकनीक है, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि भैया किसी को तुमको कंपनी में भर्ती करना है या उसको तुमको जॉइनिंग करना जॉइनिंग लेनी है, तो कौन-कौन से तरीके जिससे आप कंपनी में किसी को जॉइन करेंगे? तो ये कौन-कौन से तरीके हैं, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं और इस क्वेश्चन को कै एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। जितने क्वेश्चन करवाऊँ सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ और ये सब क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है? चलिएगा इसको भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चयन की तकनीकें। देखो भाई, देखो जो संगठन है या जो कंपनी है, चाहे सरकारी है, चाहे प्राइवेट है संगठन है, उस चयन का मतलब समझते हो भर्ती करना या सिलेक्शन करना। जैसे मान लो कि कंपनी कोई भी कंपनी कर्मी को भर्ती करती है ना, चयन कैसे करती है? चयन करने के कौन से तरीके हैं? सबसे पहला क्या भैया सारवृत। सारवृत में समझते हो? जैसे आप लोग वो नहीं देते हो बायोडाटा, बायोडाटा नहीं था भई आपका नाम क्या है? आपने कितनी पढ़ाई की? आपका कितना एक्सपीरियंस है? ये सीवी जिसको बोलते हैं का बहुत लोग सीवी बना करके देते हैं। तो सबसे पहले कंपनी जो भर्ती करती, चयन करती, उसमें पहला तरीका क्या है कि जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, उनके एक प्रकार से बायोडाटा माँगा जाता है। बायोडाटा भई आपने कितनी पढ़ाई की है, आपका नाम क्या है, आपका क्या सारा बायोडाटा दिया जाता है, आप कितने पढ़े हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है? और सीवी बना कर के लोग देते हैं। जैसे मान लो कि कई बार ऑडियो वीडियो के थ्रू भी सीवी दी जाती है, ठीक है? और कई बार कह सकते हैं ऐसे पेपर पर बायोडाटा बना कर के देते हैं, जो होते हैं बायोडाटा बनवा नहीं लेते लोग, इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत लोग बनवा के जाते हैं, ठीक है? जैसे किसी कंपनी में जाना है, किसी सरकारी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या कहीं पर जॉब के लिए हम लोग जाते हैं तो अपना एक बार रिज़्यूम नहीं बना के रिज़्यूम एक बड़ा शब्द इम्पोर्टेंट है, रिज़्यूम बनवा कर के जाते हैं। तो कंपनियाँ क्या माँगती है भैया भर्ती करने के लिए चयन में सबसे पहले रिज़्यूम माँगती है, जिसको हम लोग सारवृत या सीवी के नाम से भी जानते हैं और जिसके ज़रिए उस पर जो उम्मीदवार है उसकी सारी जानकारी लिखे, उसने कितनी पढ़ाई की, उसके कितने भाई-बहन हैं, उसका क्या नाम है, उसकी क्या जाति है, उसका क्या धर्म है, मैरिड है, नहीं मैरिड है, कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, उसने कौन-कौन सी डिग्रियाँ प्राप्त की हैं, उसके पास कितना टेक्निकल एक्सपीरियंस है, उसने क्या पढ़ाई, सीवी माँगते हैं। दूसरा तरीका क्या है साक्षात के ज़रिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीका। भाई कोई भी कंपनी हो, चाहे सरकारी, चाहे प्राइवेट हो, कोई भी संगठन हो, उम्मीदवारों की जो भर्ती करता है सबसे पहला है भैया साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेकर के। इंटरव्यू लेने का तौर तरीका भैया पूरी दुनिया में बहुत फेमस है और सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन यानी भर्ती की जाती, चयन किया जाता है, वह साक्षात्कार के ज़रिए ही किया जाता है। तुम किसी कंपनी में चले जाओ, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी संगठन होगा, तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू लेगा ही लेगा। यानी आपसे कुछ सवाल, क्वेश्चन आंसर पूछेगा और उसी के आधार पे वो अनुमान लगा लेगा कि भैया तुमको संगठन में लेना है या आपको नहीं लेना है। यानी साक्षात्कार दूसरा तरीका जिसके ज़रिए हम लोग अनुमान लगाते हैं कि चयन का दूसरा तरीका, कहीं पर भी सिलेक्शन होगा। जैसे रिटन भी होता है, रिटन एग्ज़ाम लेकर के भी सिलेक्शन किया जाता है ना, जैसे यूपीएससी है, जैसे सरकारी नौकरियों में भाई किसी का चयन होता है, तो रिटन एग्ज़ाम होता है, लेकिन कहीं-कहीं पर देखा इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू एक तरीका जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, चयन करते हैं, ठीक है? तीसरा तरीका क्या है? संरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार यानी जिसमें क्या होता है एक प्रकार से कई सारे लोग मिल कर के इंटरव्यू लेते हैं। कई सारा जैसे यूपीएससी लेती है, 4-5 आदमी बैठ कर के आपका इंटरव्यू लेगा, इसको बोलते हैं, ठीक है? जैसे टेलीफ़ोन पर भी साक्षात्कार यानी जैसे मोबाइल पर भी इंटरव्यू ले जाते हैं ना, जैसे कॉल कर देगा, कॉल करके आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेगा, इस पर भी इंटरव्यू होता है। एकल साक्षात्कार क्या होता है? जैसे एक आदमी आपका इंटरव्यू लेगा, यानी एक ही आदमी आपका इंटरव्यू लेगा, आप बैठे होंगे और वो बैठा होगा। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप सभी क्वेश्चन के जवाब देंगे। इस प्रकार के भी इंटरव्यू लिए जाते हैं। समूह और पैनल में इंटरव्यू, कई सारे लोग 4-5 आदमी मिलकर के इंटरव्यू जैसे यूपीएससी में इंटरव्यू लेते हैं। जैसे सरकारी नौकरियों में अगर आप देखोगे तो एक आदमी इंटरव्यू नहीं लेगा, बल्कि 4-5 जो संगठन के बड़े-बड़े लोग वो सारे लेंगे। आभासी इंटरव्यू, आभासी एक प्रकार से जैसे यानी जैसे लैपटॉप पर ऑनलाइन में जो इंटरव्यू ले जाता है उसको हम आभासी। आजकल तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इंटरव्यू लिया जाता है, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, फेसबुक है। इन बड़ी-बड़ी कंपनियों में अगर आपका सिलेक्शन होगा तो भैया वहाँ पर ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, ठीक है? वीडियो कॉलिंग पर इंटरव्यू लिए जाते हैं, ठीक है? जैसे वीडियो कॉलिंग पर ये आदमी अपना इंटरव्यू दे रहा है। क्या है? ये आदमी अपना इंटरव्यू जो है बड़ी कंपनी में क्या दे रहा है भैया इसका भर्ती होना है, इसको इसको नौकरी चाहिए। तो नौकरी के लिए इसको इंटरव्यू जब दे रहा है तो क्या है? ये वीडियो कॉलिंग पर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वीडियो कॉलिंग पर भी इंटरव्यू खूब होता है आजकल। मैमितीय परीक्षा यानी आज
जो सिलेक्शन होता है सबसे ज्यादा भैया एग्जाम लेकर के भर्ती खूब की जाती है। देखा होगा ना, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे पुलिस की भर्ती है, रेलवे की नौकरी है, यहाँ पर जो चयन होता है रिटर्न एग्जाम होकर के, जैसे ग्रुप डी की चपरासी चपरासी की नौकरी है, ग्रुप सी की नौकरी है, इस प्रकार की जो नौकरियां उसमें क्या होता है, रिटर्न एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा लेकर के, ठीक है। या कई बार मौखिक परीक्षा भी होती है, पूछ करके, या आपका कई प्रकार से, जैसे सेना होना होती है आपका, उसमें शरीर को भी चेक करेगा वो लोग, ये सब योग्यता, और यानी आपकी योग्यता कितना है इसको भी मापा जाता है एग्जाम में। कई बार कोई कंपनी जब भर्ती करती है तो आपकी योग्यता देखती है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के आधार पर भी चयन किया जाता है। भैया जो जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसी उसी को संगठन क्या जो कंपनी होगी उसी को हायर कर लेगी। यानी आपका आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, यानी कितना अनुभव है, यानी अनुभव के आधार पर भी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का जो चयन है, जो सिलेक्शन है, वह संगठन में क्या होता है, किया जाता है। सिलेक्शन कहाँ पर किया जाता है, किसी भी संगठन में क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो किसके आधार पे किया जाता है, आपकी योग्यता के आधार पर, आप कितने पढ़े लिखे हैं और आपका एक्सपीरियंस कितना, इस आधार पे। व्यक्तिगत आकलन, कई बार किसी एक ही व्यक्ति का आकलन करके भी कई बार भर्ती दी जाती है। क्या क्या होता है कि आकलन किया जाए, अनुमान लगा करके भैया आदमी सही है नहीं है, काम अच्छा करा। कई बार कहीं पर इंटरव्यू देने जाओगे आपसे काम करवा करके भी देखेंगे, बाकायदा आपको बोलेंगे जाओ काम करो, दिखाओ, और फिर आपका वो सिलेक्शन करेगा। जैसे कई सारी प्राइवेट कंपनियां होती तो आपको वहां पर भैया काम करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आप काम आप अगर जैसे आप कोई कारीगर हैं, जैसे आप कुछ काम करते हैं तो बोलेगा कि आप काम करके दिखाइए, ठीक है, और फिर उसके आधार पर उस आपका सिलेक्शन करेगा। इस आधार पर भी बहुत जगह पर इंटरव्यू होता है, यानी चयन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, और लिखित परीक्षा तो खूब होती है, रिटर्न एग्जाम तो होता है। इन्हीं इन्हीं आधार पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, इन्हीं के आधार पर क्या करता है, वो चयन करता है। चयन के एक एक तरीके हैं भैया, कोई भी कंपनी है चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट हो, अपने उम्मीदवारों का, यानी आप उसके जो कैंडिडेट हैं जिसको भर्ती करना है उसके लिए चयन करने के लिए इन इन तरीकों का क्या करती हैं, प्रयोग करती हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन था, चयन की तकनीकी का वर्णन कीजिए, मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हमारा भाग बा में देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन क्या देखेगा, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब प्रशिक्षण पद्धति का वर्णन कीजिए। यानी ऑन द जॉब क्या होता है और ऑफ द जॉब क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि इस बार भी आपकी एग्जाम में आ सकता है, और इसको भी पढ़ करके जाना क्या है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, देखेगा क्या दे रखा है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब क्या देखेगा, प्रशिक्षण पद्धति में एक सरल और वर्गीकरण दो श्रेणी में क्या, देखो यानी जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो अगर हम लोग बात करेंगे, देखो क्या है, ऑन द जॉब प्रशिक्षण के तरीके। ऑन द जॉब मतलब समझते हो, जिसे मान लीजिए कि भाई आपने कोई संगठन या कोई कंपनी को ज्वाइन किया, तो क्या होगा कि ऑन द जॉब, यानी वहां पर क्या किया जाएगा, आपको काम सिखाया जाएगा सबसे पहले। यानी वहां जो काम होता है वो पहले आपको 15 दिन 20 दिन महीने की क्या देंगे, आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद वहीं पर आपकी क्या लग जाएगी, जॉब लग जाएगी, यानी आपकी नौकरी लग जाएगी। ऑफ द जॉब क्या है, ऑफ द जॉब एक प्रकार से क्या होता है कि आप लोगों को, आप लोग पहले से प्रशिक्षण लेकर के आएंगे और आपको नौकरी दी जाती है, इसको बोलते हैं। देखेगा ऑन द जॉब प्रशिक्षण, ये विधि अधिक लोकप्रिय है। ऑन द जॉब प्रशिक्षण विधि है भैया, ये सब बहुत लोकप्रिय मानी जाती है। बुनियादी कौशल प्रशिक्षण और प्रबंधन प्रशिक्षण विकास दोनों में उपयोग की जाने वाली सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। यानी अगर हम बात करें जो ऑन द जॉब विधि है, ये सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है प्रशिक्षण देने में, यानी ट्रेनिंग देने में, ठीक है। इस पद्धति के तहत व्यक्ति एक नियमित ऑन द जॉब रखता है, उसे नौकरी के लिए आवश्यक कौशल सिखाया जाता है। ऑन द जॉब में क्या होता है कि व्यक्ति को भैया, जैसे मान लो कि तुमने कोई कंपनी ज्वाइन की, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, या तुमने कोई भी कुछ भी ज्वाइन किया, तो वहां पर आपको कुछ समय के लिए सिखाया जाएगा और उसके बाद फिर आपको नौकरी दे दी जाएगी। प्रशिक्षक एक योग्य कार्यकर्ता या प्रशिक्षक की देखरेख में मार्गदर्शन सीखता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सरकारी सरकारी संगठन या प्राइवेट संगठन, सरकारी कंपनी प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की, तो वो लोग आपको नौकरी पर रख लेंगे, फिर आपको 15 दिन 20 दिन कोई आदमी सिखाएगा, महीना सिखाएगा, और एक किया जाता है ऑन द जॉब कर्मचारी की क्षमता का विकास होता है। देखो भैया ऑन द जॉब क्या था, पहले आपको तो सिखाया जाएगा और फिर आपको वहीं पर नौकरी मिल जाएगी। इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्कर है, जो कर्मचारी है, उसकी क्षमता का क्या होता है भैया, भाई मेरे बहुत ज्यादा विकास होता है। नौकरी प्रशिक्षण का यह लाभ कर्मचारी सीखता है क्योंकि ऑन द जॉब कार्य कर रहा है, इस प्रकार कार्य के घंटे नहीं,
ठीक है, खोजते और कर्मचारी प्राकृतिक रूप से सेटअप अपने तात्कालिक वरिष्ठ और सहयोगी से सीखता है। देखो ऑन द जॉब में क्या होता है कि आपके जो सीनियर लोग हैं, वो सीनियर लोग आपको सिखाएँगे। इससे क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको वहीं पर क्या होगी भाई मेरे, नौकरी दी जाएगी। जैसे कि नौकरी में प्रशिक्षण में अधिक तैयारी शामिल नहीं होती है। यह लागत प्रभावी भी होती है। हालाँकि नुकसान यह हो सकता है कि त्रुटि हो सकती है, कि दुर्घटना हो सकती है। देखो, ऑन द जॉब में क्या होता है भैया कि जैसे मान लो कि आपको काम सिखाया जा रहा है, तो आपको चोट लग सकती है, चोट-चपेट लग सकती है, नुकसान है। लेकिन ऑन द जॉब क्या होता है कि जैसे आपने भाई कहीं पर नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो पहले वो आपको सिखाएँगे, फिर आपको वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। आपने काम सीखा तो आपको नौकरी मिलेगी और आपने अच्छे से काम नहीं सीखा है, तो आपको शायद वो लोग निकाल भी सकते हैं। तो ऑन द जॉब यही है कि जैसे मान लीजिए कोई सरकारी संगठन है, कोई प्राइवेट संगठन है, उसमें लोगों की भर्ती निकली, उसने लोगों को भर्ती करेगा। पहले 15 दिन, 20 दिन, महीने सिखाएगा। अगर लोगों ने अच्छे से सीख लिया तो उनको नौकरी वहीं पर मिल जाएगी और वहीं पर वो लोग क्या होंगे, काम करने लग जाएँगे। ठीक है? ऑन द जॉब प्रशिक्षण में व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया जाता है। परीक्षार्थी को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार करना, उसे प्रशिक्षण की प्रासंगिकता समझाकर उसे आराम देना, रुचिप्रद। देखो ऑन द जॉब में क्या होता है कि भैया जिसको नौकरी देनी है, उसको पहले बाकायदा सिखाया जाता है, बाद में उसे नौकरी प्रदान की जाती है। ठीक है? और सिखाते समय जिसको नौकरी देनी है, उसको अच्छे से सिखाएँगे। अगर उसमें किसी प्रकार की कमी है, तो उसमें सुधार भी किया जाता है और वह धीरे-धीरे इंसान क्या होता है भाई मेरे, सीख भी लेता है। तो ऑन द जॉब में क्या है कि व्यक्ति जो है, आराम से किसी भी कठिन से कठिन कार्य को कह सकते हो कि आसानी से सीख लेता है और वहीं पर क्या होती है, उसकी नौकरी मिल जाती है और वहीं पर उसका जॉब भी लग जाता है। कर्मचारी को धीमी गति से कार्य करने में मदद करके उसे कौशल गति में क्रमिक वृद्धि प्रदान की जाती है। देखो, ऑन द जॉब में क्या होता है कि जब आपको ऑन द जॉब दी जाती है, तो आपको धीरे-धीरे सिखाया जाता है और आप लोग क्या होता है, फिर पूरे काम को आसानी से सीख लेते हैं। ऐसा लगता है कि कर्मचारी के साथ कार्य करने के लिए कौशल हासिल करने के बाद धीरे-धीरे पर्यवेक्षक कम हो रहा है, लेकिन किसी भी कठिनाई के मामले में सहायता प्रदान करेगा। भाई जब आपका सीनियर आपको सिखाएगा और आपको वहीं पर काम मिलेगा, तो अगर आपको काम करने में कोई दिक्कत होगी, तो आपको काम को बता देगा भाई ऐसे करना, वैसे करना क्या। यानी आपको अच्छे तरीके से अपने काम को सीखने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ऑन द जॉब में यही है कि आपको पहले खूब अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा और फिर आपको वहाँ पर नौकरी प्रदान की जाएगी। इस विधि में निम्नलिखित शामिल होता है। इसमें क्या होता है भैया, जॉब रोड रेस होता है। इस प्रकार परीक्षण में प्रशिक्षु एक नौकरी से दूसरी नौकरी में शिफ्ट हो सकता है। देखो, जब आपको ट्रेनिंग देकर के नौकरी दी जाती है ना, तो आपने कुछ समय तक कहीं पर नौकरी की, बाद में भाई अपनी नौकरी चेंज भी कर सकते हो। कोचिंग, प्रशिक्षु कर्मचारी किसी विशेष कोच या पर्यवेक्षक के अधीन प्रशिक्षण से गुजरेगा। इसमें क्या होता है, भाई ऑन द जॉब में क्या होता है कि अगर आप नौकरी माँगने गए, तो आपको कोई सिखाएगा, बताएगा, एक आदमी भी मिलता है। नौकरी निर्देशक तकनीक, यानी इसमें जो नौकरी प्रदान की जाती है, पहले आपको नौकरी कैसे करना उसका तरीका बताया जाएगा और फिर जब आप बेहतर से सीख जाएँगे तो आपको नौकरी दी जाएगी। और इसमें आपको टीम के रूप में काम करने में मदद मिलती है कि भाई जो आपके सीनियर हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे आप सीखते हैं और आपको एक टीम के रूप में काम करने का मौका मिलता है। तो ऑन द जॉब में ही होता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देखिएगा, इस पद्धति में प्रशिक्षु को नौकरी से अलग किया जाता है और नौकरी से संबंधित जानकारी को सीखने के लिए बनाया गया है। यह प्रशिक्षु नौकरी के लिए आवश्यक से परेशान नहीं होते हैं, जैसा नौकरी प्रशिक्षण की विधियों में होता है। इसलिए वह सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नौकरी शुरू करने से पहले प्रशिक्षण हो सकता है। कर्मचारी की क्षमता का विकास नौकरी से या कर्मचारी के वास्तविक कार्य से दूर हो सकता है। देखो क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है, यानी जैसे मान लो आपको कोई नौकरी है, तो नौकरी करने से पहले जो हम लोग सीखते हैं, जैसे आपने कोई कोर्स कर लिया, कोई आपने डिग्री कर ली है, नौकरी करने से पहले, नौकरी मिलने से पहले आप जो ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं, आप जो एक्सपीरियंस लेकर के जाते हैं, वही ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। यानी किसी नौकरी को लेने से पहले उसके बारे में जो सीखा जाता है, जो किया जाता है, जो काम सीखते हैं, वही क्या भैया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। यानी आप नौकरी पाने से पहले आप क्या करते हैं, आपको अच्छी तरीके से सिखाया जाता है, आपको अच्छी तरीके से बताया जाता है और फिर आपको नौकरी प्रदान की जाती है। नौकरी से बाहर प्रशिक्षण प्रभावी होता है जब कर्मचारी को ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रदान करना संभव नहीं होता, क्योंकि इसमें शामिल मशीनरी, कच्चा माल महंगा होता है और कोई खराबी नहीं होगी। देखो क्या था, कई बार भैया किसी कर्मचारी को सिखाओ फिर उसे नौकरी दो, इसमें बहुत खर्चा आता है, इसमें पैसा बहुत लगता है। ऑफ द जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छी है, क्योंकि कर्मचारी पहले से ही सीख करके आता है। जो ऑफ द जो ट्रेनिंग है
कि इसमें जैसे भाई अगर आपको कोई नौकरी प्राप्त करनी, चाहे आपको सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट नौकरी चाहिए, आप उस काम को, आपको जो काम करना है नौकरी में, उस काम को अगर आप लोग पहले से सीख कर आते, क्या बोला, उस काम को अगर आप लोग पहले से सीख करके आते हैं, तो आपके लिए क्या रहेगा, ये बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या रहेगा, ये बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। और इससे क्या है, कंपनी का समय भी खराब नहीं होता है और हम लोगों को कर्मचारी भी अच्छा बेहतर मिलता है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यही है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या, मात्र 10 नंबर का क्वेश्चन है और 10 नंबर के क्वेश्चन को 2 से ढाई पेज में लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना होता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इस बार भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, जीवन वृत्ति प्रबंधन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। जीवन वृत्ति विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनात्मक पहलों का वर्णन कीजिए। क्या है, जीवन वृत्ति प्रबंधन की अवधारणा बताना है और जीवन वृत्ति विकास को बढ़ावा देने में कौन कौन से संगठनात्मक पहलू। तो जीवन वृत्ति प्रबंधन को देखना है और ये टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इस बार भी आ सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, जीवन वृत्ति प्रबंधन और जीवन वृत्ति विकास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा आपको जो लिखना पड़ेगा भाई मेरे, मानव संसाधन विकास के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। क्या है कि मानव संसाधन जो प्रबंधन, उसमें 2 महत्वपूर्ण पहलू क्या है, जीवन वृत्ति प्रबंधन और जीवन वृत्ति विकास। तो सबसे पहले जीवन वृत्ति प्रबंधन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जीवन वृत्ति प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, देखिएगा जीवन वृत्ति को एक शब्द में नौकरी और व्यवसाय की स्थिति के रूप में समझा जा सकता है। यानी जीवन वृत्ति जो है, जीवन वृत्ति क्या भैया, एक नौकरी और व्यवसाय के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। एक कर्मचारी की समय अवधि को धारण करता है। जीवन वृत्ति क्या है, यानी आप लोग जब किसी नौकरी को करते हैं तो कितने समय तक करते हैं। जैसे होता भाई, जैसे कहीं पर इतने समय के बाद रिटायर हो जाओगे, 58 साल के बाद, 60 साल के बाद, क्या है, जीवन वृत्ति है। क्या है, ठीक है, देखिएगा जीवन वृत्ति उस व्यवसायिक स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जो एक व्यक्ति वर्षों तक धारण करता रहता है। यानी जैसे मान लो आपकी कोई नौकरी लगी, तो जीवन वृत्ति प्रबंधन क्या है, देखो जो कंपनी है, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी कंपनी है, उसमें जो वर्कर हैं, जो कारीगर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका जीवन वृत्ति प्रबंधन करो। उनका भाई जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है, लंबी जीवन चले, लंबे समय तक लोग जी सकें। ठीक है, जीवन वृत्ति यानी आप लोग कितने समय तक काम करते हैं। ठीक है, देखिएगा जीवन वृत्ति अनुभव और गतिविधियों का एक समूह है जो रूप में परिभाषित, यानी जीवन वृत्ति को हम लोग एक गतिविधि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, अनुभव के रूप में, जिसमें एक व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान अपनी नौकरी में जीवन वृत्ति में संलग्न रहता है। ठीक है, परिभाषित कैसे किया गया जीवन वृत्ति को, देखिएगा एक व्यक्ति द्वारा संपन्न किए गए कुछ कार्य। जीवन वृत्ति क्या बताती भैया कि कर्मचारी जो है वह कितना काम करता है, कुछ काम बताओ। एक व्यक्ति द्वारा किए गए इन विधियों द्वारा कार्य में गतिविधियां और नौकरी से संबंधित जिम्मेदारियां। भाई जीवन वृत्ति बताती है कि किसी कर्मचारी को नौकरी में कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई हैं और क्या क्या काम किया है। नौकरी के बीच परिवर्तन काल से गुजरना, देखो कई बार तो जो कर्मचारी होता है भैया वो नौकरी भी छोड़ता है। जैसे मान लिया आपको कोई नौकरी मिली तो आप बीच में नौकरी भी छोड़ते हैं। कर्मचारी के विभिन्न जीवन वृत्ति घटकों का आकलन करना, कर्मचारी का जीवन वृत्ति है, जैसे मान लो आपको आपकी कोई नौकरी लगी तो धीरे धीरे आपके नौकरी में साल कम होते ना, कार्य करते समय व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई संतुष्टि। देखो जीवन वृत्ति में भी रहता है कि भाई जैसे आप लोग किसी काम को करते हैं, आप किसी नौकरी में हैं, तो नौकरी में आप लोग जो काम कर रहे हैं, आपका जो अनुभव है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, इसको भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा जीवन वृत्ति किसी संगठन या पेशे में एक व्यक्ति की कार्रवाई प्रगति के रूप में समझा जा सकता है। उसके अनुसार एक वृत्ति क्रम निम्नलिखित से गुजरेगा। जीवन वृत्ति बताती किसी कंपनी में, किसी पेशे में व्यक्ति के प्रति जो कार्रवाई है उसके रूप में समझा जा सकता है, हम लोग जीवन वृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति एक संगठन में प्रवेश करते स्वनिर्देशित जीवन वृत्ति नियोजित की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। व्यक्ति कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, जैसे मान लो आपकी कोई नौकरी मिली तो भाई आप उस काम को करेंगे और आपको वहां पर दिशा निर्देश होगा। अगले चरण में जीवन वृत्ति का मध्य चरण कहा जाता है, जहां कर्मचारी उच्च पद प्राप्त करते हैं, जबकि संगठन में अन्य कर्मचारी उच्च पदों को सुरक्षित करने की उम्मीद करते हैं। देखो भाई किसी की नौकरी लगती तो धीरे धीरे आदमी क्या होता है, धीरे धीरे बड़े पद पर चला जाता है। व्यक्ति अब अपने कार्य में अच्छी तरह से बस गए हैं और सेवानिवृत्त के बाद जीवन की योजना बनाने लगते हैं। देखो जीवन वृत्ति बताती है, जैसे मान लो आपको कोई नौकरी मिली और नौकरी बाद क्या होगा भाई, आप लोग रिटायर हो जाएंगे ना,
और रिटायर के बाद अपने जीवन की योजना बनाओगे भाई रिटायर के बाद हमें क्या करना है, जीवन वृत्ति यही है भैया कि कर्मचारी कितने वर्षों तक काम करेगा संगठन के साथ या वह जब रिटायर हो जाएगा, सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाना, उसके बाद वह अपने जीवन की योजनाओं को कैसे बनाता है, वही है जीवन वृत्ति। जीवन वृत्ति काफी अब देखिए जीवन वृत्ति प्रबंधन क्या दिखेगा, जीवन वृत्ति प्रबंधन कर्मचारी की जीवन वृत्ति योजनाओं को पूर्ण करने के लिए शामिल आवश्यक कदमों को यानी जीवन यानी कर्मचारी जो है उसका जो जीवन वृत्ति है उसको कह सकते हैं उसकी जीवन वृत्ति कैसे बढ़ाई जाए उसकी योजना बनाने के लिए काम करता है। इस संदर्भ में ध्यान इस बात पर होता है कि कर्मचारी के जीवन वृत्ति विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संगठन क्या कर रहा है। ठीक है भाई, जो कर्मचारी है उसका जीवन वृत्ति बढ़े इसके लिए संगठन क्या काम कर रहा है, इसको बोलते हैं जीवन वृत्ति प्रबंधन। ठीक है, कर्मचारी के कौशल और क्षमता का आकलन भी किया जाता है ताकि उसे यथास्थिति जीवन वृत्ति योजना बनाए मदद। देखो जो जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, सरकारी सेक्टर में काम करते हो, तो आपका जो संगठन है वो आपकी जीवन वृत्ति को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। जीवन वृत्ति प्रबंधन को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह कर्मचारी को उसके कौशल और रुचि में, देखो जीवन वृत्ति जो प्रबंधन है, जो भी कर्मचारी है, जो भी वर्कर है, उसको उसका जो काम करने का तरीका है उसको बेहतर बनाता है और उसको काम करने में जो रुचि है, जो कौशल है, उसको विकसित करने में काम करता है और वह व्यक्ति संगठन और स्वयं के लाभ के उपयोग को सक्षम बनाने में प्रक्रिया बताता है। जीवन वृत्ति प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया जिसमें कर्मचारी को जीवन वृत्ति से संबंधित कौशल और रुचियों को बेहतर तरीके से समझने और इन कौशलों और रुचियों को प्रभावी तरीके से विकास करने में, देखो जीवन वृत्ति प्रबंधन में क्या होता है कि व्यक्ति अपने काम करने में बहुत ज्यादा रुचि लेता है और उसका विकास भी होता है। और हर कोई भी संगठन हो, चाहे सरकारी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे सरकारी विभाग हो, चाहे प्राइवेट विभाग हो, हर विभाग यही चाहता है कि उसका जो कर्मचारी है अपने काम में रुचि लो, वो बेहतर तरीके से काम करे, मन लगा करके काम करे। और यह किसी भी संगठन जो सरकारी प्राइवेट संगठन है उसका यह परम कर्तव्य है। क्या है, उसका यह परम कर्तव्य है कि उसके यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वह लोग अपने काम करने में इंटरेस्ट लें, उनको काम करने में मजा आए, तभी कोई भी कर्मचारी लंबे समय तक वहां पर काम कर पाएगा, नहीं तो नौकरी छोड़ करके क्या होगा भैया मेरे, चला जाएगा। ठीक है, कोई भी लंबे समय तक आपका काम नहीं करेगा। जीवन वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है, जीवन वित्तीय प्रबंधन के लिए रणनीति बनाना चाहिए। देखो देखो कर्मचारी जो है आपके संगठन में जो कर्मचारी काम करते हैं वो लोग खुशी से मन करें, यानी जीवन वृत्ति बढ़ाने के लिए तमाम तरह के हमें नियम कानून रणनीतियां बनानी चाहिए। ठीक है, कर्मचारियों का काम का आकलन करना चाहिए, काम करने के योजना बनानी चाहिए, कर्मचारियों का विकास कीजिए, कर्मचारियों का मूल्यांकन कीजिए, भाई कर्मचारी अच्छे से काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, कर्मचारी अपने काम में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले, कर्मचारी का विकास हो और कर्मचारी को लगे कि मैं इस संगठन या कंपनी के साथ काम कर रहा हूं तो मेरा जो जीवन है वह बहुत ज्यादा सिक्योर है, मैं अपने जीवन में अच्छे अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त कर पाऊंगा। तो जीवन वृत्ति प्रबंधन, वृत्ति विकास क्या है और जीवन वृत्ति प्रबंधन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार भी आपके एग्जाम में आ सकता है और 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो इसको इसी प्रकार से लिख करके आप सभी को आना है। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां क्या देखिएगा, निस्तापन मूल्यांकन की प्रक्रिया और तरीकों का वर्णन कीजिए। क्या है निस्तापन मूल्यांकन, क्या है इसकी प्रक्रिया बतानी है और इसके तरीके बताने हैं। और 7वां क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। ठीक है, निस्तापन मूल्यांकन क्या होता है, इसकी प्रक्रिया और इसके तरीके बताने। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं और इसको एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें निस्तापन मूल्यांकन, ठीक है, जैसे इसकी प्रक्रिया पूछ रखी है, देखिएगा सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में जैसे भूमिका हम लोग लिखते हैं ना, तो देखो भाई निस्तापन मूल्यांकन विभिन्न प्रक्रियाओं और विधियों को संदर्भित करता है, यानी जो निस्तापन मूल्यांकन क्या है, जो प्रक्रिया यानी जो प्रोसेस है, जो विधि है उनको बताता है, जिसका उपयोग किसी संगठन में किसी किसी कर्मचारी के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। देखो जैसे मान लो कि भाई आप कहीं पर काम करते हैं, ठीक है, तो आप काम करते हो, तो आप जो काम कर रहे हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है। भाई आपने जैसे मान लो कि आप 8 घंटे काम करते हैं, मान लीजिए कि आपने 8 घंटे काम किया, तो भैया आपको लगाया जाए कि आपने पहले घंटे में कितना काम किया, दूसरे घंटे में कितना काम किया, तीसरे घंटे में कितना काम किया, चौथे घंटे में कितना काम किया और आपने पूरे दिन में कितना काम किया, यानी आपका पूरा इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन होता है। जैसे आप लोग एग्जाम नहीं देते हैं, भाई 100 नंबर का एग्जाम होगा, मान लीजिए 100 में से आपके 70 नंबर यानी आपने 70% काम किया। तो निस्तापन मूल्यांकन यही होता कि किसी कंपनी में या जो सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी, कोई संगठन वंगठन हो, तो आप लोग जो वहां जो कर्मचारी है, कर्मचारी जो काम कर रहा है, कर्मचारी कितना काम कर रहा है
उसका परसेंटेज कितना निकल रहा है, क्या वो सही काम करा, सही काम नहीं करा, उसका जो मूल्यांकन किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं निष्पादन मूल्यांकन बोला जाता है। अच्छी तरीके से कह सकते हैं विपरीत किसी व्यक्ति के प्रदर्शन का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है, फिर रूप में निष्पादन मूल्यांकन की जैसे किसी कंपनी में कोई कर्मचारी है, बिल्कुल कह सकते हैं ईमानदारी के साथ, ठीक है? एक प्रकार से उसका मूल्यांकन किया जाता है, यानी इवैल्यूएशन उसको चेक किया जाता है कि वह व्यक्ति काम करने में कैसा है, ठीक है? कर्मचारी को आवंटित कार्य और उसके द्वारा प्रभावी ढंग से किया जाता नहीं। देखो, किसी कर्मचारी को जो काम दिया गया है, जैसे आप कहीं पर काम करते हो, भई आप नौकरी करते हो, तो आपको वहाँ पर कोई न कोई काम मिलेगा। तो आप अपने काम को कैसे कर रहे हैं? आप अपने काम को अच्छा कर रहे हो या खराब कर रहे हो? कहीं-कहीं पर गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट दिया जाता है, कहीं-कहीं पर नंबर दिए जाते हैं। तो निष्पादन मूल्यांकन यही है कि भैया कर्मचारी ने पूरे दिन में जो काम किया है, उसका आकलन किया जाता है कि ये भैया सही कर रहा है, गलत कर रहा है। सही करेगा तो तुमको रख लेगा, गलत करोगे तो निकाल देगा। सिंपल सी बात है ना? तो निष्पादन मूल्यांकन यही है, ठीक है? कि जो कर्मचारी है, उसका आकलन किया जाता है कि देखा जाता है वो कर्मचारी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ घूम रहा फिर रहा है। जैसे भाई कर्मचारी को प्रमोशन देना है, ठीक है? या उसकी सैलरी बढ़ानी है, तो एक खास तौर से निष्पादन मूल्यांकन बड़ा काम आता है। अरे भाई जो आदमी बढ़िया काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, उसको प्रमोशन दे दोगे, उसकी सैलरी बढ़ा दोगे और जो आदमी काम अच्छे से नहीं करता, उसकी कम सैलरी बढ़ेगी या उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो सैलरी बढ़ाने में यानी वेतन वृद्धि में और कह सकते हैं कि एक प्रकार से कर्मचारी को प्रमोशन देने में या कर्मचारी की छँटनी करने में किसी कर्मचारी को निकालना है, तो इन चीज़ों में क्या होता है निष्पादन मूल्यांकन बड़ा ही होता है क्या भई मददगार साबित होता है कि जो अच्छा काम करेगा। निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या देखिएगा, प्रदर्शन कारकों का चयन और प्राप्त किए जाने वाले मानकों का स्थापना करना। देखो, अगर हम लोगों को किसी कर्मचारी का निष्पादन मूल्यांकन करना है तो सबसे पहले क्या करो, एक प्रकार से कर्मचारी से आपको क्या करना चाहिए कि भाई आपको एक प्रकार से डाटा तैयार करना पड़ेगा, उसका आकलन कैसे किया जाएगा। भाई किसी कर्मचारी के काम को आप कैसे जानेंगे कि वो काम सही कर रहा, काम नहीं कर रहा। इसके लिए आपको मानक बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड। जैसे मान लो भाई कि तुमने किसी कर्मचारी को 500 जूते बनाने को दिए, पूरे दिन में भैया तुमको 500 जूता बनाना है। लेकिन कर्मचारी बोला गया कि अगर तुमने 520 जूता बनाया है, सॉरी 500 जूते बनाने हैं, तो भाई आपने देखा भैया कम से कम आपको 420 बनाना ही बनाना है। तो अगर वो 420 नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका जो मूल्यांकन अच्छे से नहीं हो पाएगा। यानी आपने जितना काम दिया है, उस यानी 80% काम कर दे, 90% काम कर दे, तो आप उसको मानोगे ठीक-ठाक है, चलो ठीक है, कल सीख लेना। तो इस प्रकार से हम लोगों को किसी कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसके लिए मानक बनाना, स्टैंडर्ड बनाओ। निष्पादन मूल्यांकन के लिए अवधि निर्धारित करो। भाई किसी कर्मचारी को आपने जो काम दिया, उसका टाइम बताओ, इतने समय में आपको काम करना ही करना है। जैसे मान लो कोई कर्मचारी भैया जूता कंपनी में काम करता है, तो एक जूता बनाने में उसको 1 मिनट लग रहा है। एक जूता बनाने में 1 मिनट लग रहा है। लेकिन कर्मचारी भैया एक जूता बनाने में 2 मिनट ले रहा है या डेढ़ मिनट ले रहा है, तो कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? यानी उसको ज़्यादा यानी निष्पादन मूल्यांकन करने के लिए हमें कर्मचारियों को टाइम देना पड़ेगा कि भैया बताना पड़ेगा इतने साइकिल टाइम में आपको काम करना है। साइकिल टाइम मतलब समझते हो? साइकिल टाइम का मतलब होता है कि एक यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं साइकिल टाइम, ठीक है? तो भाई कर्मचारी को टाइम दो कि इतने समय में आपको भैया काम करना है। निष्पादन मूल्यांकन के लिए अवधि का चयन करना निष्पादन मूल्यांकन के चरण है। भैया उसको जो आपने टाइम दिया उसको जाँच करो कि क्या सच में वो उतने समय में काम कर पा रहा है नहीं। कर्मचारी को प्रदर्शन को मापना, निष्पादन मूल्यांकन में लोग क्या करते हैं कर्मचारी अच्छे से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको हम मापते हैं, उसका चेक करते हैं, समय-समय पर उसकी चेकिंग की जाती है। निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया को परिणाम देखो क्या होता है भैया कि जब किसी कर्मचारी को आप चेक करोगे तो उसके रिजल्ट भी बताओगे कि भैया तुम अच्छा काम करते हो, खराब काम करते हो या संतोषजनक काम है, कैसा काम है, कैसा काम नहीं। निष्पादन मूल्यांकन के परिणामों का अनुप्रयोग देखो आप भाई जैसे मान लो कि आपने आपकी कंपनी में 100 कर्मचारी हैं, ठीक है? तो भाई कर्मचारी को प्रमोशन देना है या सैलरी बढ़ाना है, तो आप लोग कर्मचारियों का आकलन करो, भैया जो अच्छा काम करता है उसको प्रमोशन दे दो, उसकी सैलरी बढ़ा दो। जो अच्छा काम नहीं कर रहा उसको बोले कि भाई आप लोग और अच्छा काम कीजिए और बेहतर काम कीजिए, आप लोगों को दोबारा मौका मिलेगा। तो निष्पादन मूल्यांकन एक प्रकार से क्या है कि कर्मचारी बेहतर काम कर रहा है या कर्मचारी बेहतर काम नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। हर संगठन के लिए ज़रूरी है कि भाई कोई कर्मचारी निकम्मा है, नालायक है, काम ही नहीं कर रहा है, तो उसको निकालना पड़ेगा ना, चेक तो करना पड़ेगा कि हमारी संगठन जो कर्मचारी है, वह सही समय से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
ठीक है। निष्ठापन मूल्यांकन क्या है, इसके लिए तरीके क्या हैं, निष्ठापन मूल्यांकन तरीके, जैसे भाई कुछ पारंपरिक तरीके हैं जिसके जरिए हम निष्ठापन मूल्यांकन करते हैं। जैसे पारंपरिक तरीके क्या है कि कर्मचारी से आप लोग क्वेश्चन आंसर पूछो, भाई उससे क्वेश्चन आंसर पूछो, या उसके काम को जाकर के वहां पर जांच कीजिए, जैसे वो जो काम करता है उसकी काम को जांच करो, वहां पर उसके सामने खड़े हो जाओ, इस प्रकार से जांच की सूची बना लो, जैसे उसके क्वेश्चन आंसर पूछना है, चीजों करना है, इस प्रकार से निष्ठापन मूल्यांकन किया जा सकता है। अब क्या हम लोग करते, खास तौर से जैसे कैमरे हमने लगाते थे, प्रेजेंट टाइम में क्या था कि कर्मचारी की अगर आपको जांच करनी तो लोग क्या करते, भैया कैमरे लगवा दिए हैं, और वहां से जांच करते, या उसका वीडियो वीडियो बना लेते हैं कि वो काम सही से करवा रहा है कहीं नहीं कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार की चीजों का आज हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग कर रहे हैं कि भाई कोई भी कर्मचारी बेहतर काम कर पा रहा है या बेहतर काम नहीं कर पा रहा है, खास तौर से हम लोग इसका काम करते हैं, उसकी स्किल टेस्ट करते हैं। भाई जैसे मान लो आप उसका नंबर दोगे, भाई ये काम अच्छा किया, आपको 10 में से 2 नंबर, 10 में से 8 नंबर मिला, 7 नंबर मिला, 10 में से 8 नंबर मिला। इस प्रकार से भी हम लोग क्या करते हैं, निष्ठापन मूल्यांकन करते हैं कि कर्मचारी की जो टाइमिंग है अच्छी है कि नहीं है, वो कर्मचारी अच्छे से काम कर पा रहा है नहीं काम कर रहा है, कि अगर अच्छे से काम करेगा तो भाई कंपनी में रखोगे, संगठन रखेगा, अगर आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे तो संगठन आपके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई कर सकता है, या संगठन से आपको निकाला भी जा सकता है। तो निष्ठापन मूल्यांकन बड़ा जरूरी है, क्योंकि हर कंपनी को जानना जरूरी है कि हमारा जो वर्कर है, जो कर्मचारी है, वो बेहतर काम कर पा रहा है या बेहतर काम नहीं करता है। भाई समय समय पर सैलरी बढ़ानी है, प्रमोशन देना है, काम की जांच करना जरूरी है। एक बात बताओ, अगर आपको 500 पार्ट बना के कहीं भेजने हैं और कर्मचारी अगर सही से काम नहीं करेगा तो आपका, भाई आप सामने वाली पार्टी को सामान कैसे दोगे, आपका तो धंधा खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। इसलिए क्या है कि कर्मचारी का निष्ठापन मूल्यांकन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हर संगठन के लिए यह आवश्यक है, चाहे सरकारी संगठन हो या चाहे प्राइवेट संगठन हो। ठीक है, चलिए अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, कार्यस्थल के खतरों और उन्हें रोकने के तरीकों का वर्णन कीजिए। यानी कार्यस्थल जो हमारा वर्क प्लेस है, जैसे आप कहीं पर कोई नौकरी करते हो तो वहां पर किस किस प्रकार का खतरा होता है। जैसे बहुत ज्यादा कहीं पर मशीन वशीन चलाते हो भैया, वो हाथ कटने का, या कोई केमिकल की फैक्ट्री चलाते हो तो वहां पर या केमिकल का रिसाव हो गया है, और कैसे खतरों को रोका जा सकता है। जैसे आप किसी कंपनी में, सरकारी प्राइवेट कंपनी, भैया अगर आप कोई काम करते हो तो वहां पर हेलमेट लगा लो, ग्लव्स पहन लो, जूते पहन लो। इन जैसे तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, खतरों को रोका जा सकता है, या जान जाने से कर्मचारी की बचाया जा सकता है। तो कार्यस्थल पर कौन कौन से खतरे होते हैं, यानी जैसे आप नौकरी करोगे तो आप जहां पर काम कर रहे हो वहां पर आपको कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, और उन खतरों से हम लोग कैसे बच सकते हैं। और आठवां क्वेश्चन जो ये भी क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन करेगा, देखेगा कार्यस्थल के खतरे, जो आखिरी आठवां क्वेश्चन जो था, देखेगा जैसे अगर बात करूं, जैसे भाई कार्यस्थल के यानी जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप सरकारी सेक्टर में नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपका जो कार्यस्थल यानी जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आप कोई मशीन चलाते हैं, या आप कोई क्रेन चलाते हैं, ठीक है, या मान लीजिए आप किसी लिखा पढ़ी का काम करते हैं, आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, ठीक है, या कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आपका सरकारी संगठन है या आपका प्राइवेट संगठन है, तो ये आपका कार्यस्थल हो गया जहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर किस प्रकार का खतरा होगा, जैसे मान लीजिए कि आप किसी मशीन पर काम करते हैं, तो मशीन मशीन में आपका हाथ जाने का खतरा है। पहली बात तो रही कि आपका हाथ जा सकता है। दूसरा, मशीन में किसी प्रकार का विस्फोट हो सकता है, दूसरा खतरा। या मशीन अगर गर्म है तो आपको गर्म है, जैसे गर्म कोई चीज निकल रही है, पार्ट वार्ट निकल रहा है, तो आपका उसमें हाथ लग करके आपका हाथ जल सकता है। इस प्रकार के खतरे होंगे। दूसरा, जैसे मान लो कि आप कहीं पर काम, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो जैसे कंपनियों में क्रेन चलती है, क्रेन मतलब समझते, जैसे किसी सामान को लेकर के आती जाती है, ठीक है, क्रेन चलती है, और यहाँ पर खास तौर से जैसे छोटी छोटी गाड़ियां भी चलती हैं, जैसे एक प्रकार से रोलर टाइप के चलता रहता है कि सामान को उठा के ले जाते हैं, तो आप उसकी चपेट में आ सकते हैं। जैसे क्रेन चल रही है, ऊपर से क्रेन चलती है, तो क्रेन बोल ठीक, जैसे आप क्रेन, जैसे मान लीजिए आप क्रेन ही चला रहे हैं, तो क्रेन क्रेन गिर गई, या आप क्रेन पर कोई पार्ट लेकर के जा रहे हैं तो पार्ट आपके ऊपर गिर गया, तो इस प्रकार के खतरे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, किसी दफ्तर में काम करते हैं, आप कंप्यूटर के सामने, तो वहां पर आपको क्या खतरा है, भाई बैठे बैठे क्या हो सकता है, आपका शरीर अकड़ सकता है, ठीक है, बैठे बैठे क्या हो सकता है, आपको सर्वाइकल वगैरह हो सकता है। इस प्रकार के खतरे ज्यादातर कार्यस्थल में बने होते हैं, ठीक है। क्या है, यह इन प्रकार के खतरों से एक प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। जैसे अगर बात करूं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी मशीन को चला रहे हैं तो आपका हाथ चला गया। जैसे मान लीजिए कि आप कोई केमिकल की फैक्ट्री है, जैसे रसायन रसायन जैसे मान लो पेंट बनता है,
या कोई खाद बनती है, यूरिया इस प्रकार की जैसे है, ठीक है? जैसे मान लो आपका कोई टैंक है, टैंक में अगर कोई रिसाव हो गया तो भैया अगर उसके पास आप बैठे हैं, तो क्या होगा? आपके मुँह में सारा भर जाएगा और आप साँस नहीं ले पाएँगे, ज नॉर्मली आपकी डेथ हो जाएगी। तो इस प्रकार के खतरे ज़्यादातर क्या होते हैं, कार्यस्थल में बने रहते हैं। जैसे रिसाव हो जाना या शॉर्ट सर्किट हो जाना, ठीक है? या विस्फोट हो जाना, गर्म होकर के फट जाना, ठीक है? या आपका कपड़ा मशीन की चपेट में आ जाता है, ये भी बहुत होता है। क्या होता है, कई बार क्या होता है, इसलिए बोला जाता है कि आप खुले कपड़े मत पहनिए, क्योंकि आप लोग खुले कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, आपका कपड़ा चपेट में आ जाएगा। इसलिए ये इस प्रकार के खतरे क्या होते हैं, कार्यस्थल में बने रहते हैं, ठीक है? अब देखो ये कार्यस्थल के खतरे होंगे। अब कार्यस्थल की अगर बात करूँ तो इस पे हम लोग कैसे रोक सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है? कार्यस्थल की अगर बात करेंगे कि कार्यस्थल में आप जो काम कर रहे हैं, तो उसमें खास तौर से इसको कम कैसे किया जा सकता है, ठीक है? इसकी सुरक्षा कैसे करेंगे? तो सुरक्षा करने के लिए पहला तरीका है कि आप जो सेफ्टी मेजर हैं, सेफ्टी मेजर आप समझते हैं? यानी जो सुरक्षात्मक आंकड़े हैं, यानी आप क्या करें, हेलमेट का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें जी? हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि हेलमेट से जैसे मान लो आपके सिर पर अगर कोई चीज़ आएगी, तो आपको चोट नहीं लगेगा। हेलमेट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ग्लव्स, यानी जिसको दस्ताने बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्लव्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? यानी आप अपने हाथ में पहन लीजिए, जैसे आपको कोई गरम चीज़ उठानी है या कोई चीज़ आपको अगर छूना है, गरम है, ठंडी है, तो आपको गरम ना लगे या कोई चीज़ या स्लिप ना करे। जैसे मान लो कि कोई चीज़ फिसल रही, स्लिप कर रही है, तो आपके पैर पर गिरे। दूसरा, आप जूतों का प्रयोग कर सकते हैं और सेफ्टी जूते पहनिए। नॉर्मली स्पोर्ट्स जूते नहीं पहने जाते, खासतौर से कार्यस्थल पर आप सेफ्टी शूज़ को पहनिए, क्योंकि अगर आपके पैर पर कोई गरम चीज़ पड़ेगी, तो आपका पैर चोट लग जाएगी ना। जैसे मान लो आपका लोहा-वोहा पड़ जाएगा, तो भाई आप चोटिल हो सकते हैं। तो इसलिए जूते-वूते आपको। दूसरा, अगर आप लोग क्रेन चला रहे हैं, तो क्रेन चलाते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें, अगर आप क्रेन-व्रेन चलाते हैं, इसका प्रयोग करें। दूसरा, कार्यस्थल पर भई रोकने के तरीके और क्या हैं, कि आप अपने जो कपड़े हैं बिल्कुल टाइट कपड़े पहन के जाइए, कोई भी ढीला-ढाला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। दूसरा, बटन खुले नहीं होने चाहिए, और क्योंकि कपड़ा कई बार चपेट में आ जाता है। दूसरा, अगर बताएँ जैसे आप कोई टैंक-वैंक है, वहाँ पर रिसाव हो सकता है कि जैसे कोई गैस रिस जाएगी, ठीक है? तो वहाँ पर उसको ध्यान रखिए। वहाँ पर जैसे सेंसर लगे होते हैं। एक क्या होता है कि आप लोगों को ऐसे पता नहीं था, जैसे कोई मशीन है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपकी ये मशीन है, ठीक है? और ये मशीन पूरी है, तो यहाँ से इसके चारों तरफ सेंसर लगा होगा। क्या लगा होता है जी? इसके चारों तरफ सेंसर लगा होगा। जैसे खास से बताऊँ, जैसे मान लो ज़्यादातर कंपनियों में आजकल क्या हो रहा है कि जैसे मालिक आप जैसे आप हाथ करोगे ना, तो आपका हाथ सेंसर में आ जाएगा और मशीन तुरंत रुक जाती है। आज सेफ्टी मेजर बहुत ज़्यादा है कि हर कंपनी में, आज हर कंपनी में जो मशीन है, जो इलेक्ट्रिकल है, जितनी मशीनें हैं, मैं हाई मशीनों की बात करूँ, चाहे कोई जैपनीज़ कंपनी है या चाइनीज़ कंपनी है, कोई अमेरिकन कंपनी है, चाहे सरकारी कंपनी की बात करें, तो वहाँ पर बाकायदा सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर्स क्या करेंगे, जैसे अगर आप हाथ डालेंगे, तुरंत मशीन स्टॉप कर देगी, ठीक है? तुरंत तो सेंसर आ जाएगा, सेंसर में हाथ जाते। तो एक खास से भी तरीके कि आप सेंसर को प्रयोग करें। ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं, बड़ी-बड़ी एमएनसी कंपनियाँ हैं, वो सेंसर का बहुत ज़्यादा प्रयोग करती हैं। जैसे अब तो सेंसर उसमें भी लगा होता है, जैसे आप लोग, जैसे हमारे यहाँ पर घर में वॉश बेसिन होता है, जहाँ पर हम लोग हाथ देते हैं, वही उसके टोंटी के सामने हाथ लेकर जाओ, खुद ही पानी गिरने लग जाता है। तो क्या है, सेंसर है। क्या है, सेंसर है। तो आज खास तौर से कार्यस्थल पर कोई खतरा हो, इसके लिए ज़्यादातर जो खतरनाक मशीनें हैं या किसी दुर्घटना हो सकती है, वहाँ पर सेंसर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब हम लोग किसी, जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन है और आपको मशीन में घुस कर के काम करना है, तो आप बाहर उसके जो स्विच हैं, स्विच को बंद करके जाना चाहिए। स्विच को आप जब पूरे सारे स्विच को बंद कर देना चाहिए, ठीक है? या स्विच को बंद कर दिए, वहाँ पर बाकायदा आप ताला लगा देते हैं। जैसे मान लो आपने उसको स्विच को बंद किया, ठीक है? आपने उसका जो इंडिकेटर है आपने डाउन कर दिया, तो वहाँ पर भी ताला लगाया जाता है। इस प्रकार के सेफ्टी मेजर खास से जितने भी बड़ी-बड़ी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, चाहे मारुति सुजुकी हो या होंडा हो या जितनी हमारी एमएनसीज़ हैं, सब में इस प्रकार से कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेंसर का प्रयोग हो रहा है, या अगर खास तौर से ताले का प्रयोग होता है, क्योंकि हर कर्मचारी का अलग-अलग ताला होता है। जैसे मान लीजिए कि एक 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 मशीन को ठीक करने के लिए 5 लोग अंदर गए हैं, और क्योंकि मशीनें बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं भाई मेरे, ठीक है? मशीन बहुत बड़ी होती है कि तुम उसमें 15-20 आदमी घुस जाएँ, मशीन बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं, ठीक है? जो मशीनें होती हैं, कंपनी में लगी होती है, ठीक है? तो 15-20 लोग उसमें घुस सकते हैं, 2-4 लोग। तो क्या होता है कि हर कर्मचारी का एक ताला होता है, वो अपना ताला बंद कर देगा। क्योंकि मान लीजिए आप मशीन के अंदर आप घुस गए, कोई किसी ने आकर के चला दिया, तो आपको खतरा हो सकता है, आपकी उसमें जान जा सकती है मशीन के अंदर में। तो सेफ्टी मेजर सुरक्षा के सारे उपाय हैं।
खास तौर से आज जितनी सेक्टर हैं इसको प्रयोग कर रहे हैं। तो कार्यस्थल पर कौन-कौन से खतरे हैं वो मैंने आपको बताया और कार्यस्थल पर जो खतरे हैं, उनसे हम लोग कैसे निपट सकते हैं, कैसे आप बच सकते हैं। तो बचने के सारा तरीका आप सेंसर का प्रयोग करें, कर्मचारियों के ताले होते हैं बाकायदा वो ताला लगा कर के जाते हैं कि जब स्विच बंद करके जाते हैं वहाँ पर बाकायदा ताला मार दिया जाता है। आप जूते का प्रयोग कर सकते हैं, आप चश्मे का प्रयोग करें। चश्मा भी एक जिसे चश्मा होता है, ठीक है? गॉगल जिसे आप बोलते हैं उसका भी प्रयोग किया। जैसे मान लीजिए कि आप कोई रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ आती है क्योंकि कंपनियों में ऐसी कई-कई सारी चीज़ें बनती हैं जिसकी लाइटिंग बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कंपनी में क्या था कि लाइटिंग का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि आपके आँखों पर खतरा हो सकता है। ख़ास तौर से जैसे आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ग्लव्स लगा के सॉरी गॉगल लगा के रखना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर की जो लाइट है वो बहुत तेज़ होती है, वो भी आपको खतरा पहुँचा सकती है। इसलिए लाइटिंग लाइटिंग में आप चश्मे का प्रयोग करें, आप टोपी का प्रयोग करें, आप हेलमेट का प्रयोग करें। जो नॉर्मल टोपी थी इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप किसी मशीन में घुस रहे हो, टोपी आपकी डायरेक्ट वहाँ पर टकरा जाएगी, तो आपको लगेगा। नहीं तो कई बार क्या होगा आपका सर किसी मशीन से टकरा सकता है, ठीक है? इन चीज़ों के लिए यानी हमें जूते का प्रयोग करना चाहिए, हमें ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है? हमें टोपी का प्रयोग करना चाहिए, हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए और कंपनी जो है कंपनी का काम है कि हर जगह पर खतरनाक मशीनों पर सेंसर्स लगाए ताकि अगर कोई व्यक्ति उसमें हाथ डाले तो मशीन तुरंत स्टॉप हो जाए। ये सेंसर बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसर होते हैं, तुरंत वो मशीन रुक जाती है, ठीक है? तो इस प्रकार के सेंसर का प्रयोग करें। कर्मचारियों के तमाम तरह के भाई प्रशिक्षण इस प्रकार से दें कि कर्मचारी दुर्घटना से बच सके और दुर्घटना को रोकने के लिए यह कंपनी का परम कर्तव्य होता है कि देखो हर एक कंपनी का फर्स्ट यही प्रायोरिटी की सेफ्टी फर्स्ट है। अगर मैं बात करूँ जैसे मारुति की बात करूँ, जैसे मारुति है, बहुत सारी एमएनसी है, उनका टैगलाइन होता भाई मेरे, टैगलाइन क्या था? जैसे मारुति की अगर बात करूँ तो मारुति की टैगलाइन क्या है? सेफ्टी फर्स्ट क्वालिटी मस्ट। सेफ्टी फर्स्ट मतलब क्या है कि भैया हमारे लिए कर्मचारी की जो सुरक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सरकारी सेक्टर हो, उसका यही है कि भैया कर्मचारी की जान ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे पार्ट बने या सामान बने या ना बने। कर्मचारी की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास तौर से जितने भी कंपनियाँ हैं, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, उन्हें कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर के तमाम तरह के सेफ्टी जो मेजर है, उनको अपनाना चाहिए। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको लिख कर के आना और अच्छे से हेडिंग-वेडिंग बना कर के लिख देना, ठीक है? उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, तो ख़ास तौर से इसमें जो आपका एक क्वेश्चन पेपर था, ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको करा दिया है। जून 2023 में आपका क्वेश्चन आया था। इसका इसमें 8 क्वेश्चन आए थे। आठों के 8 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और सेम इसी प्रकार से 3-4 क्वेश्चन पेपर मैं आपको और करवा दूँगा, जिससे आपका एग्ज़ाम पास करना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपका कोई सवाल है, तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हो, अभी मैं आपको रिप्लाई करके बता दूँगा, ठीक